राजेंद्र प्रथम के बाद कौन राजा बनता है? तो राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम राजा बनता है। राजाधिराज प्रथम का शासनकाल कब से है? तो 1052 से 1064 है। राजाधिराज प्रथम के बाद कौन राजा बनता है? तो राजेंद्र द्वितीय बनता है। इसका टाइम पीरियड क्या है? तो राजेंद्र द्वितीय का टाइम पीरियड है 1052 से 1064। राजेंद्र द्वितीय के बाद कौन राजा बनता है? तो वीर राजेंद्र बनता है, जिसका टाइम पीरियड है 1064 से 1070 ईस्वी बनता है। कौन सा चोल शासक था जिसने कल्याणी के चालुक्यों को लूटा और वहां पर अपना वीराभिषेक भी करवाया? तो वह था राजाधिराज। राजाधिराज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजाधिराज ने कल्याणी के चालुक्यों को लूट कर वहां पे विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की, तो वह था राजाधिराज प्रथम था। राजाधिराज किस युद्ध में मारा गया था? तो राजाधिराज कोप्पम के युद्ध में मारा गया था। राजाधिराज किस युद्ध में मारा गया था? तो राजाधिराज कोप्पम के युद्ध में मारा गया था। राजेंद्र द्वितीय ने किस युद्ध क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो राजेंद्र द्वितीय ने कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में अपना राज्याभिषेक करवाया था। प्रकेसरी की उपाधि धारण किसने की थी? तो प्रकेसरी की उपाधि राजेंद्र द्वितीय ने की थी। प्रकेसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो प्रकेसरी की उपाधि राजेंद्र द्वितीय ने धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय वीर राजेंद्र चोल शासक कब बनता है? तो वीर राजेंद्र चोल शासक बनता है किसके बाद? तो राजा द्वितीय के बाद कौन शासक बनता है? तो वीर राजेंद्र चोल शासक बनता है। कौन सा चोल शासक अपने अभिलेख में कहता है कि उसने कडारम को आग से जला डाला और शैलेंद्र शासक से अपने पैरों की पूजा करवाई थी? तो वह चोल शासक वीर राजेंद्र था। कौन था? वीर राजेंद्र था। वीर राजेंद्र ने क्या कहा था कि वीर राजेंद्र अपने अभिलेख में कहलवाया था कि कडारम को आग में जला डाला और शैलेंद्र शासक से अपने पैरों की पूजा करवाई थी। किस चोल शासक का युद्ध कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम से युद्ध हुआ था? तो वीर राजेंद्र चोल का पश्चिमी कल्याणी चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम से युद्ध हुआ था। वीर राजेंद्र चोल ने कुडम संगमम युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया था। कब? 1066 ईस्वी में। 1066 ईस्वी में चालुक्यों को पराजित किसने किया था? तो 1066 ईस्वी में चालुक्यों को वीर राजेंद्र ने पराजित किया था। वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुडल संगमम युद्ध में पराजित किया था। कौन सा चालुक्य नरेश तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी? तो सोमेश्वर ने। किसने? सोमेश्वर ने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। किस युद्ध में हार के बाद? तो 1066 में कुडल संगमम युद्ध में हारने के बाद। सिंघल नरेश विजय बाहु को किसने पराजित किया था? तो सिंघल नरेश विजय बाहु को वीर राजेंद्र चोल ने पराजित किया था। वीर राजेंद्र चोल ने किस सिंघल राजा को पराजित किया था? तो वीर राजेंद्र ने सिंघल नरेश विजय बाहु को पराजित किया था। कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो कुलोत्तुंग प्रथम का शासनकाल 1070 से 1120 ईस्वी तक माना जाता है। यानी किसने 50 साल तक शासन किसने किया था? तो चोल शासक 50 साल तक शासन करने वाला कुलोत्तुंग प्रथम था। कुलोत्तुंग प्रथम का मूल नाम क्या था? तो कुलोत्तुंग प्रथम का मूल नाम राजेंद्र था। कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि क्या थी? तो सुंगमतवीर्त उपाधि थी। सुंगमतवीर्त उपाधि किसको थी? तो सुंगमतवीर्त उपाधि कुलोत्तुंग प्रथम को थी। तो कुलोत्तुंग प्रथम को सुंगमतवीर्त उपाधि क्यों दी गई थी? तो अनेक करों को हटाने के कारण इसको सुंगमतवीर्त की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने कुलशेखर पांड्य कुलांतमत उपाधि धारण की। जयधर व विरुद्धराज भयंकर की उपाधि धारण की थी। जयधर विरुद्धराज भयंकर की उपाधि किसने धारण की थी? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने धारण की थी। वीर राजेंद्र के बाद कौन शासक बना था? तो वीर राजेंद्र के बाद वीर राजेंद्र का पुत्र अधिराजेंद्र शासक बना था। 1 वर्ष के बाद ही राजेंद्र ने उसका वध कर दिया और कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल शासक बन गया। वीर राजेंद्र के बाद कौन शासक बना था? तो वीर राजेंद्र के बाद अधिराजेंद्र शासक बना था। अधिराजेंद्र की हत्या किसने की थी? तो अधिराजेंद्र की हत्या राजेंद्र ने करके कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल शासक बन गया। कुलोत्तुंग प्रथम ने किसकी हत्या की थी? तो अधिराजेंद्र की हत्या की थी। कुलोत्तुंग किस वंश का था? तो कुलोत्तुंग वेंगी के चालुक्य वंश का था। इसी समय सिंघल विजय बाहु के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। किसके समय में सिंघल विजय बाहु के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया? तो कुलोत्तुंग वेंगी के चालुक्य वंश का था। कुलोत्तुंग प्रथम के समय सिंघल जो था वह विजय बाहु के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया था। कुलोत्तुंग ने अपनी एक पुत्री का विवाह किसके साथ किए थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम ने अपनी एक पुत्री का विवाह विजय बाहु से कर मैत्री स्थापित कर ली थी। कुलोत्तुंग का समकालीन कल्याणी का चालुक्य नरेश कौन था? तो कुलोत्तुंग का समकालीन कल्याणी का चालुक्य नरेश विक्रमादित्य कष्ट था। विक्रमादित्य ने सिंघल नरेश विजय बाहु के दरबार में किसको भेजा था? तो विक्रमादित्य सिंघल नरेश के विजय बाहु के दरबार में शिष्टमंडल भेजकर मैत्री स्थापित कर ली थी। कुलोत्तुंग ने किसके ऊपर आक्रमण किया था? तो कुलोत्तुंग ने
गंगमंडलम, सिगनम एवं कलिंग पर आक्रमण किया था। कुलोतुंग के वंश की परंपरा एवं उसके कलिंग की आक्रमण की जानकारी किससे मिलती है, यानी कुलोतुंग के वंश परंपरा एवं उसके कलिंग पर आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसके आक्रमण की जानकारी और उसके वंश परंपरा की जानकारी कलिंगतु पराणी से मिलती है। किससे मिलती है? कलिंगतु पराणी से मिलती है। कलिंगतु पराणी किसकी रचना है? तो कलिंगतु पराणी जयगोंडार की रचना है। किसकी रचना? कलिंगतु पराणी तो जयगोंडार की रचना है। किसमें कहा गया है कि कुलोतुंग ने कडारम को नष्ट कर दिया है? तो कलिंगतु पराणी में कहा गया है कि कुलोतुंग ने कडारम को नष्ट कर दिया है। कुलोतुंग के समय कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तो कुलोतुंग के समय पांड्या, केरल, कलिंग एवं मैसूर में विद्रोह हुआ था। कुलोतुंग ने किसके क्षेत्र को प्रशासन स्थानीय सामंतों के हाथ में सौंप दिया? तो कुलोतुंग ने पांड्या एवं केरल का प्रशासन स्थानीय सामंतों के हाथ में सौंप दिया था। यानी कुलोतुंग ने कहाँ के क्षेत्र का प्रशासन, किस क्षेत्र के प्रशासन का स्थानीय सामंतों के हाथ में सौंप दिया था? तो कुलोतुंग प्रथम ने पांड्य एवं केरल का प्रशासन स्थानीय सामंतों के हाथ में सौंप दिया था। कलिंग विद्रोह को कुलोतुंग के किस सेनापति ने विद्रोह को दबा दिया? तो कलिंग विद्रोह को कुलोतुंग के किस सेनापति ने दबा दिया था? तो करुणा तोंडमान ने दबा दिया था। किसने दबा दिया था? तो करुणाकर तोंडमान। करुणाकर तोंडमान किसका सेनापति था? तो करुणाकर तोंडमान कुलोतुंग का सेनापति था। करुणाकर तोंडमान ने कहाँ के विद्रोह को दबा दिया था? तो करुणाकर तोंडमान ने कलिंग विद्रोह को दबा दिया था। इसी समय कहाँ पर मैसूर में कौन सा क्षेत्र स्वतंत्र हो गया? तो इसी समय होयसल भी मैसूर में स्वतंत्र हो गया था। कुलोतुंग ने भूमि की कितनी बार माप करवाई थी? तो कुलोतुंग ने भूमि की 2 बार माप करवाई थी। कितनी बार माप करवाई थी? 2 बार माप करवाई थी। कुलोतुंग ने 72 व्यापारियों का दल चीन कब भेजा था? तो कुलोतुंग ने 72 व्यापारियों का दल चीन 1077 ईस्वी में भेजा था। कब भेजा था? 1077 ईस्वी में 72 व्यापारियों का दल चीन भेजा था। कुलोतुंग ने कैंटन का चीन होता है। कुलोतुंग ने चैन के बौद्ध विहार को कितनी मुद्राएं दान दी थी? तो कुलोतुंग ने कैंटन यानी चीन के बौद्ध विहार को 6 लाख मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दान दी थी। कितनी? 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दी थी। कुलोतुंग किस धर्म का मतवाला था? तो कुलोतुंग शैव धर्म का मतावलंबी था। कुलोतुंग ने किस मंदिर की समाधि का आकारवर्धन प्रारंभ करवाया था? तो कुलोतुंग प्रथम ने चिदम्बरम मंदिर और श्रीरंगम की समाधि का, कौन सा? चिदम्बरम मंदिर और श्रीरंगम समाधि का आकारवर्धन का प्रारंभ कार्य किसने करवाया था? तो कुलोतुंग ने करवाया था। कुलोतुंग का राजनीतिक संबंध किसके साथ था? तो कुलोतुंग का राजनीतिक संबंध गोविंद चंद्र गढ़वाल से राजनीतिक संबंध था। गढ़वाल किसकी पूजा करते थे? तो गढ़वाल के यहाँ सूर्य की पूजा होती थी। गढ़वाल के यहाँ किसकी पूजा होती थी? तो सूर्य की पूजा होती थी। चोल राज्य में किस राजा के समय सूर्य पूजा का अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ था? तो चोल राज्य में सूर्य पूजा का अत्यधिक प्रचार प्रसार कुलोतुंग प्रथम के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? तो सूर्य पूजा का अधिक प्रचार प्रसार कुलोतुंग प्रथम के समय हुआ था। कुलोतुंग प्रथम के बाद कौन कौन राजा बने? तो कुलोतुंग प्रथम के बाद विक्रम चोल, फिर कुलोतुंग द्वितीय, फिर उसके बाद राजराज द्वितीय शासक हुए। विक्रम चोल की उपाधि क्या थी? तो विक्रम चोल की उपाधि तयाग समुद्र थी। यानी तयाग समुद्र की उपाधि किसने धारण की थी? तो तयाग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। कुलोतुंग द्वितीय ने किसको संरक्षण प्रदान किया था? तो पेरियार पुरम के लेखक साकलियार को, यानी कि सेकलियार को संरक्षण किस चोल शासक ने प्रदान किया था? तो सेकलियार को संरक्षण कुलोतुंग द्वितीय ने संरक्षण प्रदान किया था। किसने? कुलोतुंग द्वितीय ने किसको संरक्षण प्रदान किया था? तो सेकलियार को संरक्षण प्रदान किया था। सेकलियार ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो पेरियार पुराणम की रचना की थी। पेरियार पुराणम की रचना किसने की थी? तो सेकलियार ने की थी। सेकलियार किसके संरक्षण के अंतर्गत आता है? तो कुलोतुंग द्वितीय के। चिदम्बरम मंदिर के निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया था? तो चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था? तो कुलोतुंग द्वितीय ने करवाया था। और इसका कार्य प्रारंभ किसने करवाया था? तो कार्य प्रारंभ कुलोतुंग प्रथम ने करवाया था। और चिदम्बरम मंदिर के निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? तो कुलोतुंग द्वितीय ने करवाया था। चिदम्बरम मंदिर से गोविंदराज की प्रतिमा को समुद्र में किसने फेंकवाया था? तो चिदम्बरम मंदिर का कार्य पूर्ण करवा के उसमें से जो गोविंदराज की प्रतिमा थी उसको समुद्र में किसने फेंकवा दिया था? तो कुलोतुंग द्वितीय ने फेंकवा दिया था। मुतमिल कुतैलियान की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? मुतमिल कुतैलियान यानी तमिल संरक्षक की उपाधि किसने धारण की थी? तो मुतमिल कुतैलियान की उपाधि राजराज द्वितीय ने धारण की थी। राजराज द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो राजराज द्वितीय ने मुतमिल कुतैलियान की उपाधि धारण की थी।
राजराज द्वितीय के बाद कौन राजा बना था? तो राजराज द्वितीय के बाद राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय और राजराज तृतीय एवं राजेंद्र तृतीय शासक बने थे। किसके बाद? तो राजराज द्वितीय के बाद राजाधिराज द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, राजराज तृतीय एवं राजेंद्र तृतीय शासक हुए थे। चोल वंश का अंतिम महान शासक किसे कहा जाता है? तो चोल वंश का अंतिम महान शासक कुलोत्तुंग तृतीय को कहा जाता है। यानी चोल वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम महान शासक कुलोत्तुंग तृतीय था। कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में कौन निवास करता था? तो कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में कंबन निवास करता था। यानी कि कंबन किसके दरबार में निवास करता था? तो कंबन जो था वो कुलोत्तुंग तृतीय के दरबार में निवास करता था। कंबन ने किसकी रचना की थी? तो कंबन में तमिल में रामायण व या रामावतारम की रचना की थी। किसमें? तमिल रामायण या रामावतारम की रचना की थी। राजराज तृतीय को सुंदर पांडे ने बंदी बना लिया था। यानी सुंदर पांडे ने किसे बंदी बनाया था? तो सुंदर पांडे ने राजराज तृतीय को बंदी बनाया था। सुंदर पांडे ने किसको बंदी बनाया था? तो राजराज तृतीय को सुंदर पांडे ने बंदी बनाया था। राजराज किसकी सहायता से मुक्त हो गया था? तो राजराज होयसल नरेश, कौन सा नरेश? तो होयसल नरेश नरसिंह द्वितीय की सहायता से। किसकी सहायता से? होयसल नरेश नरसिंह द्वितीय की सहायता से मुक्त हो गया और अपना राज्य पाने में सफल रहा। इस उपलक्ष्य में नरसिंह द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो इस उपलक्ष्य में नरसिंह द्वितीय ने चोल राज प्रतिष्ठापनाचार्य की उपाधि धारण करती। कौन सी उपाधि धारण करती? चोल राज्य प्रतिष्ठापनाचार्य की उपाधि धारण कर ली। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था। चोल वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो कुलोत्तुंग तृतीय था। इस चोल शासक को पांड्य शासक सुंदर पांड्य ने अपना सामंत बना लिया। तो राजेंद्र द्वितीय को सुंदर पांड्य ने अपना सामंत बना लिया था। चोल सत्ता का अंत किसने किया था? तो चोल सत्ता का अंत कुलशेखर पांड्य ने किया था। कब? 1279 ईस्वी में। चोल सत्ता का अंत कब हुआ था? तो चोल सत्ता का अंत 1279 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था चोल सत्ता का अंत? तो कुलशेखर पांड्य ने किया था। किसको हराकर? तो राजेंद्र द्वितीय को अपना सामंत बनाया था सुंदर पांड्य ने, और कुलशेखर पांड्य ने चोल सत्ता का अंत कर समस्त चोल साम्राज्य का शासक बन गया। दक्षिण में चोलों की जगह, चोलों के पतन के बाद दक्षिण में चोलों की जगह किसने ले ली? तो जब चोलों का अंत हो गया 1279 ईस्वी में, अंतिम शासक राजेंद्र द्वितीय था, वह सामंत बन जाता है पांड्य सुंदर का, और चोल सत्ता का अंत कुलशेखर पांड्य कर देता है। तो चोलों का जो क्षेत्र था उस पर दक्षिण में चोलों की जगह किसने शासन कर लिया? तो पांड्यों और होयसलों ने। यानी कि चोलों के स्थान पे दक्षिण में किसने शासन का ग्रहण कर लिया? तो पांड्यों और होयसलों ने ग्रहण कर लिया। और परवर्ती चालुक्यों की जगह कौन आ गए? तो परवर्ती चालुक्यों की जगह यादवों और काकतियों ने ले लिया। परवर्ती चालुक्यों की जगह यादवों और काकटियों ने ले लिया, और चोलों की जगह पांड्यों और होयसलों ने ले लिया था। अब बात करेंगे चोल प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो चोल शासन प्रणाली को समग्र हिंद राज्य में सबसे ऊंचा किसने माना है? तो चोल शासन प्रणाली को समग्र हिंद राज्य में सबसे ऊंचा मानने वाले में कौन है? तो नीलकंठ शास्त्री महोदय जी आते हैं। चोल प्रशासन के बारे अध्ययन हेतु सबसे महत्वपूर्ण कौन सा आता है? अभिलेख। तो अभिलेख आता है भाई, जब उत्तर बता ही दिए तो। चोल प्रशासन के अध्ययन हेतु मुख्य स्रोत किसको माना जाता है? तो चोल प्रशासन अध्ययन हेतु मुख्य स्रोत अभिलेख को माना जाता है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता प्रबल केंद्रीयकरण की थी। चोल शासन की विशेषता कैसी थी? तो प्रबल केंद्रीयकरण थी, और केंद्रीयकरण के साथ साथ प्रचुर मात्रा में स्थानीय स्वायत्तता का भी समन्वय था। चोल प्रशासन के शीर्ष पर किसका स्थान आता है? तो चोल प्रशासन के शीर्ष पर सम्राट का स्थान होता था। प्रशासन का केंद्र बिंदु कौन होता था? तो चोल साम्राज्य में प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट होता था। चोल का जो प्रशासन का सम्राट वह कौन सी उपाधि धारण करता था? तो उदय्यार, चक्रवर्ती गल और त्रिलोक सम्राट की उपाधि धारण करता था। चोल सम्राट का राज्याभिषेक कहाँ पे होता था? तो चोल सम्राट का राज्याभिषेक तंजौर में, गंगईकोंड चोलपुरम में, चिदम्बरम में एवं कांचीपुरम में एक प्रभावशाली उत्सव के मध्य होता था। चोल शासक राजत्व में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो चोल शासक राजत्व में देवत्व का भी प्रतिनिधित्व करते थे। मृत्यु के बाद चोल सम्राटों की पूजा किस रूप में होती थी? तो मृत्यु के बाद चोल सम्राटों की पूजा दैवीय रूप में होती थी। सम्राट के राजकीय भोज का विवरण कौन देता है? तो सम्राट के राजकीय भोज का विवरण चीनी लेखक चाओ जू पुआ देता है। सम्राट के रक्षक के रूप में लड़कियां नियुक्त की जाती थी। यानी चोल काल में सम्राट की रक्षक के लिए लड़कियां नियुक्त की जाती थी। यह बात किसने कही है? तो चीनी लेखक चाओ जू पुआ ने कहा है। चोल काल के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंधन कौन देखता था? तो स्त्रियां देखती थीं। चोल काल के प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए किसकी भांति देश का दौरा किया जाता था? तो मौर्य शासकों की भांति ही
देश का दौरा किया जाता था, किसके लिए? प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। बात करेंगे युवराज के बारे में। चोल प्रशासनिक ढांचे में राजा के बाद किसका स्थान आता था? तो चोल प्रशासन में ढांचे में राजा के बाद सबसे प्रमुख स्थान युवराज का होता था। चोल इतिहास में एक बुद्ध मूल परंपरा बन गई थी। एक बुद्ध मूल परंपरा क्या बनी थी? कि सम्राट अपनी मृत्यु से पूर्व ही युवराज की नियुक्ति कर देगा। ऐसी घटना कब देखने को मिलती है? तो राजराज प्रथम ने राजेंद्र प्रथम को क्या किया था? और राजेंद्र प्रथम ने राजाधिराज को युवराज नियुक्त कर दिया था। ठीक है, यानी कि यह परंपरा चल पड़ी थी कि राजराज प्रथम ने किसको किया था? राजेंद्र प्रथम को, और राजेंद्र प्रथम ने राजाधिराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया था। इस नियुक्ति का आधार किसको माना जाता था? तो इस नियुक्ति का आधार योग्यता एवं उपयोगिता थी, ना कि ज्येष्ठता। किस आधार पर राजा बना दिया जाता था? तो उपयोगिता और योग्यता के आधार पर राजा बनाया जाता था, ज्येष्ठता के आधार पर नहीं बनाया जाता था। जैसे राजाधिराज की इस पद पर नियुक्ति से मत की पुष्टि होती है, यानी कि कनिष्ठ यानी छोटे होने के बाद भी। चोल साम्राज्य में ऐसा कौन सा राजा था जो छोटे होने के बाद भी राजा की कुर्सी पे बैठा था? तो वह था राजाधिराज। कौन था? कनिष्ठ राजाधिराज। राजाधिराज किसका पुत्र था? तो राजेंद्र प्रथम का पुत्र था। इस बुद्ध मूल परंपरा से चोल साम्राज्य को क्या लाभ मिला था? तो इस बुद्ध मूल परंपरा से चोल को यह लाभ मिला था कि जो आंतरिक कलह थे वो सदा के लिए मुक्त रहे थे। वहाँ पे आंतरिक कलह देखने को नहीं मिलता है। युवराज राजा के साथ क्या काम करता था? तो युवराज राजा के साथ अभिलेखों का प्रकाशन करते थे या कराते थे। वे राजज्ञाओं के पालन में नौकरशाहों का मार्गदर्शक होते थे और सैनिक अभियानों के नेतृत्व एवं विद्रोह का दामन करते थे। नौकरशाही के बारे में बात करें तो चोल पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पे क्या दिया जाता था? तो चोल पदाधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पे जीवित या भूमिखंड दिया जाता था। भूमिखंड को ही जीवित कहा जाता है। तो चोल काल में प्रशासनिक अधिकारियों को क्या दिया जाता था? तो वेतन के स्थान पे उनको भूमिखंड दिया जाता था, जिसे जीवित कहा जाता है। चोल प्रशासन में केंद्रीय पदाधिकारियों की कितनी श्रेणियां पाई जाती हैं? तो कई श्रेणियां पाई जाती है। जैसे पेरुंदम। पेरुंदम किसे कहा जाता था? तो पेरुंदम यह सबसे ऊपर की श्रेणी कर्मचारी थे, यानी कि चोल काल में सबसे उच्च श्रेणी के कर्मचारी को क्या कहा जाता था? तो पेरुंदम कहा जाता था। और सबसे नीचे की श्रेणी के कर्मचारी को क्या कहा जाता था? तो सबसे नीचे के कर्मचारी को शेरुंदम कहा जाता, शेरुदनम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिरुदनम। और सबसे उच्च श्रेणी के कर्मचारी को पेरुंदनम कहा जाता था। यानी पेरुंदनम यानी पैर जो रहेगा, पेरुंदनम जो रहेगा वो सबसे ऊंचा अधिकारी होगा, और शेरुंदनम जो सबसे सिर पे रहेगा तो वो सबसे नीचा अधिकारी होगा। ठीक है। उड़न कुट्टम किसे कहा जाता था? उड़न कुट्टम जो होता था वह अर्थ सदा प्रस्तुत समूह होता था। इसका सामान्य अर्थ सदा प्रस्तुत समूह है। इसका मतलब क्या होता है कि यह राजा का निजी सहायक होता था। यानी राजा के निजी सहायक को क्या कहा जाता था? तो राजा के निजी सहायक को उड़न कुट्टम कहा जाता था। राजा के निजी सहायक को क्या कहा जाता था? उड़न कुट्टम कहा जाता था, जो सदा राजा के समीप रहता था। यानी राजा के समीप रहने वाले को क्या कहा जाता था? उड़न कुट्टम कहा जाता था। यानी कि अगर राजा पे कोई हमला करेगा तो उड़ के उसको मार देगा, तो उड़न कुट्टम। ओले और ओलैया नायगम कौन सा अधिकारी होता था? ओले या ओले नायगम। तो ओले नामक अधिकारी राजा के आदेशों का क्या करता था? तो राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था। यानी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा कौन तैयार करता था? ओले। ओलैया नायगम ओले तैयार करता था। ले जांच कर, ओले जांच कर। तो क्या करता था कि राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, जिसकी जांच कौन करता था? तो ओलैया नायगम करता था। ओले नामक अधिकारी क्या करता था? तो ओले नामक अधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था, और इसकी जांच कौन करता था? तो इसकी जांच ओलैया नायगम करता था। श्रीमुख क्या था? तो स्थानीय संस्थाओं को दिया गया राजा का आदेश। स्थानीय संस्थाओं को दिया गया राजा का आदेश क्या कहलाता था? तो श्रीमुख कहलाता था। यानी मुख से आदेश दिया गया। श्रीमुख यानी श्री के मुख से आदेश दिया गया, यानी कि श्री राजा के मुख से आदेश दिया गया है, तो श्रीमुख। श्रीमुख मतलब राजा का आदेश। अब बात करेंगे चोल शासन के प्रांतीय प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? प्रांतीय प्रशासन के बारे में। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य कौन था? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य चोल साम्राज्य था। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य चोल साम्राज्य था। प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था? तो प्रशासनिक दृष्टि से चोल साम्राज्य 6 या 9 मंडलों में विभाजित था। कितने मंडलों में? 6 या 9 मंडलों में विभाजित था। मंडलम का विभाजन किसमें किया गया था? तो मंडलम का विभाजन कमिश्नरियों के तुल्य कोट्टम या वलनाडु में हुआ था। किसमें हुआ था? मंडलम का विभाजन कोट्टम या वलनाडु में हुआ था। या किसकी तरह होते थे? तो ये कमिश्नरियों की तरह होते थे। कोट्टम का विभाजन किसमें किया गया था? तो कोट्टम का विभाजन नाडु में किया गया था। नाडु को क्या कहा जाता था? नाडु जिला कहा जाता था। और कोट्टम क्या होता था? या वलनाडु। कोट्टम या वलनाडु क्या होता था? कमिश्नर होता था। नाडु क्या होता था? तो नाडु जिला होता था। नाडु चोल प्रशासन की बुनियादी इकाई थी। यानी चोल प्रशासन की बुनियादी इकाई किसे कहा गया है? तो चोल प्रशासन की बुनियादी इकाई नाडु को कहा गया है। नाडु की सभा क्या थी? तो नाडु की सभा नट्टार थी। नाडु की सभा क्या थी? नट्टार थी।
नाडू की सभा क्या कहलाती थी? तो नाडू की सभा नट्टार कहलाती थी। नट्टार के खर्च के लिए कौन सा कर लिया जाता था? तो नट्टार के खर्च के लिए नाडू विनियोगम कर लिया जाता था। क्या लिया जाता था? नाडू विनियोगम नामक कर लिया जाता था। नाडू के अंतर्गत क्या आते थे? तो नाडू के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ आते थे। क्या आते थे? तो नाडू के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ आते थे। ग्राम संघ को क्या कहा जाता था? तो ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। किसको कुर्रम कहा जाता था? तो नाडू के अंतर्गत आने वाले ग्राम संघों को कुर्रम कहा जाता था। बड़े नगरों में गठित कुर्रम क्या कहलाते थे? तो बड़े नगरों में गठित कुर्रम को तनियु या टकुर्रम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तनियु या तंकुर्रम कहा जाता था। गांवों के संघ को क्या कहा जाता था? कुर्रम कहा जाता था। और जो बड़े गांव थे, जो बड़े नगरों में गठित कुर्रम थे, उनको क्या कहा जाता था? तो तनियूर या तकुर्रम कहा जाता था। कहीं कहीं बड़े गांव के लिए क्या शब्द प्रयोग किए गए थे? तो बड़े गांव के लिए तनियूर शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया है? तो तनियूर शब्द का प्रयोग किया गया है। नीलकंठ शास्त्री महोदय ने तनियूर की तुलना किससे की है? तो नीलकंठ शास्त्री महोदय ने तनियूर की तुलना इंग्लैंड के बरों से तथा चोल नगरों की तुलना रोमन साम्राज्य के गाल के नगरों से की। यानी कि नीलकंठ शास्त्री ने तनियूर की तुलना किससे की है? तो तनियूर की तुलना किससे की है? तो इंग्लैंड के बरों से की है। ठीक है, किसकी तुलना? तनियूर की। तनियूर क्या था? बड़े बड़े गाँवों को तनियूर भी कहा जाता था। बड़े गांव के लिए तनियूर का प्रयोग होता था। तो तनियूर की तुलना इंग्लैंड के बरों से की गई है। और चोल नगर की तुलना किससे की गई है? तो चोल नगर की तुलना रोमन साम्राज्य के गाल के नगरों से की गई है। किससे की गई है? तो चोल नगर की तुलना रोमन साम्राज्य के गाल नगर से की गई है। ठीक है, अब बात करेंगे स्थानीय प्रशासन के बारे में। ठीक, स्थानीय प्रशासन, ग्राम शासन। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता ग्राम शासन थी। यानी कि चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता किसे माना जाता है? तो ग्राम शासन को माना जाता है। चोल अभिलेख में कितने प्रकार के ग्राम सभाओं की बात की गई है? तो चोल अभिलेख में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं की बात की गई है। कौन कौन सी? उर, सभा और नगरम। उर कहा जाता है, सभा कहा जाता है और नगरम कहा जाता है। ठीक है, नगरम का अर्थ क्या होता है? तो नगरम जो होता है यह व्यापारिक नगरों तक ही सीमित था। इनका संगठन किस लिए किया जाता था? तो नगरम का संगठन विविध कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे वलंजियर या मणिग्रामम। क्या कहा जाता था? वलिंजियर या वड़ज्य या मणिग्रामम। यह व्यापारियों का संघ होता था। वणिज्य क्या होता था? तो वड़ज्य व्यापारियों की बस्ती कहलाती थी। वड़ज्य या वलंजियर क्या कहलाता था? तो वड़ज्य या वलंजियर व्यापारियों की बस्ती कहलाती थी, जिसे बीरपत्तन कहा जाता था। व्यापारियों की बस्ती बीरपत्तन कहलाती थी। क्या कहलाती थी? व्यापारियों की बस्ती तो बीरपट्टन कहलाती थी। उत्तर मेरूर के 2 अभिलेखों से, उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेख, यानी कि उत्तर मेरूर से प्राप्त 2 अभिलेख से चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी मिलती है। यानी चोलकालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी कब मिलती है? तो उत्तर मेरूर के अभिलेख से प्राप्त 2 अभिलेखों से जानकारी मिलती है। कब प्राप्त हुए थे? 1919 से 1921 के बीच में। चोल प्रशासनिक मॉडल में सर्वाधिक स्वायत्तता किसको प्राप्त थी? तो चोल प्रशासनिक मॉडल में सर्वाधिक स्वायत्तता ग्राम प्रशासन को प्राप्त थी। यानी कि चोल प्रशासनिक मॉडल में सबसे अधिक ग्राम स्वायत्तता किसको प्राप्त थी? तो ग्राम प्रशासन को प्राप्त थी। स्थानीय शासन का स्वर्णकाल किसे कहा जाता था? तो स्थानीय शासन का स्वर्णकाल चोल काल को कहा जाता है। इतिहासकारों ने ग्रामों को किसकी संज्ञा दी है? तो इतिहासकारों ने ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी है। यानी कि लघु गणतंत्र की संज्ञा किसे दी गई है? तो ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा? तो इतिहासकारों के द्वारा दी गई है। ग्रामों में मुख्यतः कितने प्रकार की संस्थाएं थी? तो ग्रामों में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं थी। कितने प्रकार की संस्थाएं थी ग्रामों में? तो ग्रामों में 2 प्रकार की संस्थाएं थी। कौन कौन सी? पहली थी उर थी और दूसरी महासभा, सभा या महासभा थी। ठीक है, क्या थी? सभा या महासभा थी। उर क्या कहलाती थी? तो उर यह सामान्य लोगों की संस्था थी। सामान्य लोगों की संस्था उर कहलाती थी। और इस उर की कार्य समिति क्या कहलाती थी? तो उर की कार्य समिति अलुगड़म कहलाती थी। क्या कहलाती थी? अलुगड़म कहलाती थी। उर क्या थी? तो उर सामान्य लोगों की संस्था थी और उर की कार्य समिति और आलूगड़म कहलाती थी। यानी कि सामान्य लोग ही आलू गाड़ेंगे। तो असामान्य लोगों की जो संस्था क्या थी? उर थी। और उर की कार्य समिति क्या थी? तो आलूगड़म थी। सभा एवं समिति किसके लिए थी? तो सभा एवं समिति यह अग्रहार यानी ब्राह्मणों को प्रदत्त में ग्रामों में होती थी। कहाँ होती थी? तो अग्रहार ग्रामों में होती थी। यानी जो ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि दी गई थी वहाँ पे होती थी। ठीक है, ऐसे ग्राम क्या कहलाते थे? तो सभा और महासभा वाले जो ग्राम होते थे वह ब्रह्मदेव या मंगलम भी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ब्रह्मदेव या मंगलम कहलाते थे। किसी भी ग्राम में उर और महासभा किस रूप में पाए जाते हैं? तो किसी भी ग्राम में उर या केवल सभा या फिर दोनों एक साथ हो सकते हैं। सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो सभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। सभा से महत्वपूर्ण जानकारियां निम्नलिखित है। सभा के बारे में निम्नलिखित जानकारियां कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं? तो पेरुंगुरी किसे कहा जाता था? तो पेरुंगुरी सभा को कहा जाता था। पेरुंगुरी किसे कहा जाता था? सभा को।
सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो सभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? तो सभा के सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा की समिति थी, वारियम क्या थी? वारियम सभा की समिति थी। वारियम क्या थी? सभा की समिति थी। सभा की समिति के सदस्य को क्या कहा जाता था? तो वारियम वारियम पेरुमक्कल कहा जाता था। वारियम पेरुमक्कल कहा जाता था। महाजन किसे कहा जाता था? तो ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था जो ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी उससे महाजन कहा जाता था। यानी ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो ग्राम प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को महाजन कहा जाता था। महाजन क्या होती थी? तो ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था होती थी। किसके द्वारा निर्मित होती है महाजन की? तो ब्राह्मणों से निर्मित एक संस्था होती थी जो ग्राम प्रशासन हेतु जिम्मेदार होती थी। वारियार क्या कहलाता था? वारियार वारियार वरियम वरियम ये सभा की समिति थी। वारियार क्या होता था? तो सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति को, यानी सभा द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति को वारियार कहा जाता था। वरियार कहा जाता था। यानी कि वरियार कौन होगा? जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता था तो वो वरियार कहलाता था। सभा अपना कार्य किसके माध्यम से कराती थी? तो सभा अपना कार्य समितियों के माध्यम से करती थी। किसके माध्यम से? समितियों के माध्यम से करती थी। चोलकालीन ग्राम कितने वार्डों में बटा था? तो चोलकालीन ग्राम 30 वार्डों में बटा था। प्रत्येक वार्ड के एक प्रतिनिधि चुने जाते थे। यानी कि प्रत्येक ग्राम कितने वार्डों में बटा था? तो 30 वार्डों में बटा था और प्रत्येक वार्ड को एक प्रतिनिधि चुने जाते थे। समिति के सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यता कौन कौन सी रखी गई थी? तो समिति के सदस्य के लिए निम्नलिखित योग्यता यह थी कि सदस्य की आयु 35 से 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। सदस्य की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। दूसरा, वह 1/4 बेली भूमि का मालिक हो, यानी 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो तथा अपना निजी आवास यानी उसका खुद का घर हो और 1.5 एकड़ का मालिक हो या 1/4 बेली भूमि का मालिक हो। वह वेद एवं उसके भाष्य का ज्ञाता हो। चौथा, अपराधी, चरित्रहीन, समिति का आय व्यय में घोटाला करने वाला न हो, शूद्रों के संपर्क से दूषित न हुआ हो, पिछले 3 वर्षों से उसका चुनाव वारियम के लिए नहीं हुआ हो, तो वह क्या होगा? समिति का सदस्य बनेगा। ठीक है, वारियम के लिए उसका चुनाव न किया गया हो। वारियम का चुनाव कौन करता है? तो सभा की समिति थी जिसका सदस्य वारियम पेरुमक्कल कहलाते थे। यानी कि वारियम 3 क्या बोल रहा है कि 3 वर्षों से, पिछले 3 वर्षों से उसका चुनाव न किया गया हो वारियम के लिए। चयन पद्धति की प्रक्रिया कैसे होती थी? इनका चयन कैसे किया जाता था? तो सदस्यों का चयन एक अबोध बालक द्वारा लाटरी या कुटबेले पद्धति द्वारा किया जाता था। किस विधि द्वारा? लाटरी या कुटबोले पद्धति के आधार पर किया जाता था। समिति का कार्यकाल कितने समय का होता था? तो समिति का कार्यकाल 360 दिन का होता था। समिति का कार्यकाल कितने दिन का होता था? समिति का कार्यकाल 360 दिन का होता था। 1 वर्ष बाद पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति होती थी। समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक रूप में क्या दिया जाता था? तो समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक रूप में कुछ नहीं मिलता था। उदासीन बरियम किसे कहा जाता था? तो उदासीन बरियम या विदेशियों या फिर सन्यासियों की देखरेख करने वाली संस्था थी। यानी कि कौन सी संस्था थी जो विदेशियों या सन्यासियों की देखरेख करती थी? तो उदासीन बरियम थी। उद्यान समिति किसे कहा जाता था? तो उद्यान समिति टुट्टावरियम को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? तो टुट्टावरियम को उद्यान समिति कहा जाता था। टुट्टावरियम, बरियम में से आम चुरा लिया, टुट्टावरियम को उद्यान समिति कहा जाता था। इस समिति सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इस समिति सदस्यों की संख्या 12 थी। कितनी थी? 12 थी। किसकी? टुट्टावरियम या उद्यान समिति की संख्या 12 रहती थी। पौन किसे कहा जाता था? तो पौन स्वर्ण समिति को कहा जाता था। पौन स्वर्ण समिति को कहा जाता था। एरीवारियम किसे कहा जाता था? तो एरीवारियम तालाब समिति थी। क्या थी? एरीवारियम तालाब समिति थी। एक एरियायम नामक कर वसूलता था। एरियायम नामक कर कौन वसूलता था? तो एरियायम नामक कर वसूलता था। एरीवारियम कौन सी समिति थी? तालाब समिति थी। एरीवारियम की समिति में कितने सदस्य होते थे? तो 6 सदस्य होते थे। कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे। संवत्सर वारियम किसे कहा जाता था? तो यह वार्षिक समिति थी जिसकी सदस्य संख्या 12 होती थी और इसका कार्य क्या होता था? अन्य समितियों के कार्यों का संवीक्षण करना। संवत्सर मतलब सभी पे असर दिखाना, सभी के ऊपर असर दिखाना। कौन सी समिति थी? तो संवत्सर वारियम समिति थी। यह इसकी संख्या कितनी होती थी? तो इसकी संख्या 12 होती थी और इसका कार्य क्या होता है? तो समितियों के कार्यों का सर्वेक्षण करना होता है या संवीक्षण करना होता है। सभा को कौन कौन से अधिकार दिए गए थे? तो सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने और उनको केंद्रीय राजकोष में जमा करने तथा बेगार या बेट्टी लेने का अधिकार था। सभा किसका कार्य करती थी? तो सभा बैंक का कार्य करती था। बैंक का कार्य कौन करता था? तो बैंक का कार्य सभा करती थी। उसे सभा की परिधि में रहने वाले न्यायिक अधिकार भी प्राप्त थे। न्याय समिति क्या कहलाती थी? तो न्याय समिति न्यायात्कार कहलाती थी। न्याय समिति क्या कहलाती थी? न्यायात्कार कहलाती थी। मध्यस्थ क्या कहलाता है? तो केंद्र द्वारा
केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी होते थे, यानी मध्यस्थ क्या होते थे, तो केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। इनका कार्य क्या होता है, तो मध्यस्थ के माध्यम से ही ग्रामों में केंद्रीय निर्णय कार्यान्वित किए जाते थे। यानी कि केंद्रीय कार्यों का कार्यान्वित किसके द्वारा किया जाता था ग्रामों में, तो मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता था। मध्यस्थ कौन होते थे, तो यह केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी होते थे। आयागर क्या कहलाते थे, आयागर केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी होते थे, जो ग्राम की आय व्यय का निरीक्षण करते थे, ऑडिट करते थे। आयागर यह क्या करते थे, तो यह ग्राम की आय व्यय का निरीक्षण या ऑडिट करते थे। मध्यस्थ एवं आयगर ही इन ग्रामीण संस्थाओं का केंद्र से समन्वय करवाते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगा कि आयगर का क्या काम था, तो आयगर ग्राम की आय व्यय का निरीक्षण करता था, और मध्यस्थ जो काम था, मध्यस्थ वह केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्य निर्धारित किए जाते थे वह ग्रामों में क्रियान्वित का काम मध्यस्थ करता था। ठीक है, ग्रामीण संस्थाओं का केंद्र से समन्वय कौन करवाता था, तो ग्रामीण संस्थाओं का केंद्र से समन्वय मध्यस्थ और आयगर दोनों मिलकर करवाते थे। क्या चोल ग्राम की सभाएं जनतांत्रिक थीं? वस्तुतः किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इन ग्रामीण संस्थाओं की सीमाओं को दृष्टिपात किया जाए, तभी वास्तविक तस्वीर उभर कर सामने आएगी। इस स्थानीय स्वशासन की कुछ सीमाएं थी, जैसे यह संपूर्ण ग्राम स्वायत्तता नहीं थी, अपितु सिर्फ अग्रहार ग्राम स्वायत्तता थी। यानी कि जो चोलकालीन ग्राम स्वायत्तता थी वह किस प्रकार की स्वायत्तता थी, तो अग्रहार ग्राम स्वायत्तता थी, जहाँ केवल ब्राह्मण एवं उच्च बेल्लार वर्ग रहता था। कहाँ पे, अग्रहार में कौन लोग रहते थे, तो जहाँ पे केवल उच्च एवं बेल्लार वर्ग रहता था अग्रहार गाँव में। ठीक है, सदस्यों की योग्यता एक आधार संपत्ति थी, जो कि प्रजातांत्रिक मानदंडों के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि इसमें क्या ऐसी समितियों में अध्यक्ष चुने जाते थे जिनके पास साधन हो। इसमें स्त्रियों एवं शूद्रों की भागीदारी नहीं थी। समिति के सदस्य का चयन मतदान द्वारा न होकर लॉटरी द्वारा होता था। ग्राम संस्थाओं में एक रूपता का अभाव देखने को मिलता है। वस्तुतः ग्रामीण संस्थाएं जो थी मध्ययुगीन सामंतीय मान्यताओं के चरित्र का ही प्रतिनिधित्व करती थी, जिसमें सिर्फ कुलीन तत्वों की ही भागीदारी थी, अतः उनका स्वरूप प्रजातांत्रिक नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मध्यकाल की एक दुर्लभ उपलब्धि थी, जिसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्थानीय समस्याओं के निराकरण करने का प्रयास किया गया था। न्याय व्यवस्था की बात करें तो चोल युगीन न्याय व्यवस्था का उल्लेख किसके में मिलता है, तो चुआजू पुआ की रचना चूफांचीन में मिलता है। सेक्लियार के पेरिया पुराणम से भी चोल युगीन न्याय प्रक्रिया का कुछ आभास मिलता है। अभिलेख में सम्राट के न्यायालय को धर्मासन तथा न्यायाधीश को धर्मभट्ट बताया गया है। यानी कि सम्राट के न्यायालय को क्या बताया गया है, तो अभिलेख में सम्राट के न्यायालय को धर्मासन बताया गया। यानी कि धर्मासन किसको बताया गया है, तो न्यायालय को बताया गया। किसके न्यायालय को, सम्राट के न्यायालय को। और न्यायाधीश को क्या बताया गया, तो धर्मभट्ट बताया गया। क्या बताया गया, धर्मभट्ट। अपराधों के प्रायश्चित के रूप में क्या किया जाता था, तो अपराधों के प्रायश्चित के रूप में मंदिर में अखंड दीप जलवाने का प्रावधान था। यानी कि चोल काल में अपराध के रूप में क्या किया जाता था, तो चोल काल में अपराध के रूप में मंदिर में अखंड दीप जलवाने का प्रावधान था। आयम मतलब राजस्व। आयम का मतलब क्या होता है, राजस्व की व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था कैसी किसके द्वारा की जाती थी, तो राजस्व विभाग को वारिपोत तथा उसके प्रमुख को वारिपोत गक कहा जाता था। यानी राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था, तो वारिपोत कहा जाता था। राजस्व विभाग को वारिपोत कहा जाता था और उसके प्रमुख को वारिपोत गक कहा जाता। क्या कहा जाता था, वारिपोत गक कहा जाता था। राजस्व विभाग का रजिस्टर किसे कहा जाता था, तो राजस्व विभाग का रजिस्टर वारिपोत गक कंकड़ कणंकक कहा जाता था। अजीब अजीब नाम। वारिपोत गक कंकक कहा जाता था किसको, राजस्व विभाग के रजिस्टर को। नट्टार या नाडू की सभा। नाडू की सभा जो नट्टार थी, नाडू की सभा क्या कहलाती थी, नट्टार का मुख्य कार्य क्या था, तो नट्टार का भी मुख्य कार्य था भू राजस्व का प्रबंधन करना, भूमि का वर्गीकरण करना, राजस्व निर्धारित करना तथा भू राजस्व में छूट दिलाने का अधिकार सौंपा गया था। भूमि मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता था, तो भूमि मापन हेतु कलम का प्रयोग किया जाता था। भूमि मापन हेतु किसका प्रयोग किया जाता था, तो कलम का प्रयोग किया जाता था। भूमि मापने के लिए कलम का प्रयोग होता था। राजराज प्रथम ने कितनी बार भूमि मापन किया था, तो राजराज प्रथम ने 1 बार तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार भूमि मापन करवाया था। प्रभुमान्यम किसे कहा जाता था, प्रभुमान्यम किसे कहा जाता था, तो राजा के स्वामित्व वाली भूमि को प्रभुमान्यम कहा जाता था। यानी कि राजा के स्वामित्व वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो राजा के स्वामित्व वाली भूमि को प्रभुमान्यम कहा जाता था। मठों की प्रदत्त भूमि क्या कहलाती थी, तो मठों की प्रदत्त भूमि मडप्पुर कहलाती थी। मठों की प्रदत्त भूमि क्या कहलाती थी, मडप्पुर। मठों की प्रदत्त भूमि मडप्पुर कहलाती थी। शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं को प्रदत्त भूमि क्या कहलाती थी, तो शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थाओं को प्रदत्त भूमि साल भोगम कहलाती थी। क्या कहलाती थी, साल भोगम कहलाती थी। इन शालाओं का भी प्रबंध चलता था, किसमें, मुफ्त भोजनालय का। इन शालाओं में मुफ्त भोजनालय का प्रबंध किया जाता था।
ब्राह्मणों को प्रदत्त की गई भूमि क्या कहलाती थी? तो ब्राह्मणों को प्रदत्त की गई भूमि ब्रह्मदेय मंगलम या चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी। क्या कहलाती है? ब्राह्मणों की दी गई भूमि ब्रह्मदेय भूमि कहलाती है, मंगलम कहलाती है और चतुर्वेदी मंगलम कहलाती है। मंदिरों को प्रदत्त भूमि क्या कहलाती है? तो मंदिरों को प्रदत्त भूमि देवदान और तिरुमटुक्कनी कहलाती है। तिरुमटुक्कनी कहलाती है। किसको दी गई भूमि तिरुमटुक्कनी कहलाती है? तो मंदिरों को प्रदत्त भूमि तिरुमटुक्कनी कहलाती है। जैन संस्थाओं को दी गई भूमि का किस नाम से जाना जाता है? तो जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि पल्लीचंदम कहलाती है। पल्लीचंदम कहलाती है। पल्लीचंदम किस भूमि को कहा जाता है? तो जो भूमि जैन संस्थाओं को दान की गई है वो पल्लीचंदम कहलाती है। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि क्या कहलाती है? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि बेलन बगाई कहलाती है। क्या कहलाती है? बेलन बगाई कहलाती है। चोल अभिलेखों में उपज के आधार पर खेतों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो चोलकालीन उपज के आधार पर खेत को 12 श्रेणियों में बांटा गया है। चोलकालीन राजस्व प्रदान का स्रोत क्या था? तो चोलकालीन राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है? भूमिकर है, उसके बाद भवन कर आता है। यानी कि चोलकालीन में राजस्व का प्रधान स्रोत किसे माना जाता है? तो भूमिकर को माना जाता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे किसको माना जाता है? भवन कर को। प्रमुख कर की बात करें तो प्रमुख कौन कौन से होते हैं? तो चोल अभिलेखों में करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। तो चोल अभिलेख में करों के लिए कितने शब्द मिलते हैं? तो 400 से ज़्यादा शब्द सूचक शब्द मिलते हैं। इसमें सर्वाधिक उल्लिखित कर कौन सा है? तो बेट्टी या बेगार कर माना जाता है एवं कदमई या भू राजस्व कर माना जाता है। बेट्टी बेगार एवं कदमई या भू राजस्व कर माना जाता है। कदमई कर क्या कहलाता है? भू राजस्व। और बेट्टी क्या कहलाता है? बेगार कहलाती है। कदमई या कुड में क्या कहलाती है? तो कदमई या कुड में लगान कहलाती है। क्या कहलाती है? कदमई या कुड में लगान कहलाती है। कड़मे क्या है? तो कड़मे शुल्क कहलाता है। कड़मे शुल्क है और कदमाई या कुड में लगान कहलाती है। गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर चौकीदारी कल क्या कहलाता है? तो गांव की रक्षा के लिए लिया जाने वाला चौकीदारी कल पडिकावल कहलाता है। क्या कहलाता है? पडिकावल। पडिकावल पैदल आवल। पैदल आवल क्या कहलाता है? तो गांव में जो चौकीदार होता है, गांव की रक्षा के लिए जो चौकीदार रखा जाता है, वो उसके लिए लिया जाने वाला कर क्या कहलाता है? तो पडिकावल कर कहलाता है। भवन कर क्या कहलाता है? तो मनैयरे। मनैयरे क्या कहलाता है? भवन कर। मनैयरे भवन कर। मनैयरे मड़ई में आइए, मड़ई में आइए, मड़ैयरे मड़ैयरे मनैयरे मनैयरे मड़ई में आइए, मड़ई में आइए, मनैयरे भवन कर। भवन कर। अन्य करों में कौन सा कर था? सुपारी बगानों से प्राप्त किससे की जाती है? कटमरे। तेल की घानी से प्राप्त कर पेबीर कहलाती है। पेबीर 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 मतलब तेल पेल, तेल का पेरू पेरू पेबीर पेबीर। पेबीर मतलब तेल की घानी से प्राप्त जो कर लिया जाता था पेबीर कहलाता था। सुपारी के बगानों से प्राप्त कर कटमय कहलाता था। स्वर्णकार से प्राप्त कर क्या कहलाता था? तटोपाटम या तट्टमैली। तटोपाटम या तट्टमैली किससे कर लिया जाता था? स्वर्णकार से प्राप्त। शिल्पकारों से प्राप्त कर क्या कहलाता था? मगमे। शिल्पकारों ने क्या बनाया? मग बनाया। शिल्पकारों ने मग बनाया। शिल्पकारों ने मग बनाया है तो शिल्पकारों से कौन सा कर प्राप्त किया जाता है? तो मगमे। शिल्पकार मगमे। शिल्पकार मगमे। स्वर्णकार तट्टमैली या तट्टोपाटम। तट्टोपाटम तट्टोपाटम स्वर्णमैली। स्वर्णकार से तट्टोपाटम। तट्टोपाटम तट्टोपाटम टोटे टोटे तट्टोपाटम। उपयोगी वृक्ष से प्राप्त कर क्या होता कहलाता है? तो मरम जड़ी मरम जड़ी मरम जड़ी मरम जड़ी मरम जड़ी उपयोगी वृक्ष से। मरम जड़ी उपयोगी वृक्ष से। मरम जड़ी मरम जड़ी जड़ी जड़ 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 किस में मिलेगा? वृक्ष में मिलेगा। तो वृक्षों से कौन सा कर लिया जाता है? मरम जड़ी वृक्ष से। आजीवकों से प्राप्त कर कौन सा लिया जाता है? तो आजीवक कासू लिया जाता है। आजीवकों से आजीवक कासू। ठीक है। शिल्पकार से मगमे 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 मगमे। शिल्पकार से वृक्ष से कौन सा लिया जाता है? उपयोगी वृक्षों से तो मरम जड़ी। तेल की घानी से पेबीर। तेल की घानी से पेबीर पेबीर। सुपारी बगानों से कड़मे। कड़मे सुपारी। सुपारी कड़मे। सुपारी कड़वा लग रही है। सुपारी कैसी लग रही है? कड़मे 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 सुपारी। कड़मे सुपारी। सुपारी कड़वा लग रही है। कड़मे कड़मे सुपारी। स्वर्णकार तट्टमेली। तट्टमेली तोट्टा पोम तोट्टा पोम तोट्टा पाटम तोट्टा पाटम तोट्टा पाटम। किस चोल शासक के समय जनता द्वारा अन्यायपूर्ण करों के विरुद्ध विद्रोह करने का उदाहरण प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा चोल शासक था जिसके समय जनता द्वारा अन्यायपूर्ण करों के विरुद्ध विद्रोह करने का परिणाम मिलता है? तो राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के समय। किसके समय? राजराज प्रथम और कुलोत्तुंग के प्रथम विद्रोह का प्रमाण मिलता है। किस चोल शासक ने अनेक करों में छूट दे दिया था? तो अनेक करों में छूट देने वाला शासक था कुलोत्तुंग प्रथम था। कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम था। अनेक करों में छूट देने के कारण इसको क्या कहा गया था? तो सुनतावृत्त कहा गया था। सुनतावृत्त कहा गया था। किसको? कुलोत्तुंग प्रथम को। बात करेंगे सैन्य व्यवस्था के बारे में। सैन्य छावनियों को क्या कहा जाता था? पड़े बिडू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पड़े बिडू या कड़गम कहा जाता था। सैन्य छावनियों को पड़े बिडू या कड़गम कहा जाता था। सैन्य छावनियों को क्या कहा जाता था? पड़े बिडू। पड़े बिडू। सैन्य छावनियों को पड़े बिडू या कड़गम कहा जाता था। चोलों के पास किस सेना का अभाव था? तो चोलों के पास रथ सेना का अभाव था। चोलों के पास किस सेना का अभाव था? तो चोलों के पास रथ सेना का अभाव था। चोल सेनाओं का प्रधान रक्षक किसे कहा जाता था? तो चोल सेनाओं का प्रधान रक्षक राजा होता था। चोल सेनाओं का प्रधान रक्षक कौन होता था? तो
रक्षक राजा होता था। पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था? तो बड़ पैर कहा जाता था। बड़ पैर, बड़ पैर, बड़े पैर, बड़े पैर, बड़े पैर, बड़े पैर। पैदल सैनिकों को बड़े पैर कहा जाता था। पैदल सैनिकों को बड़े पैर कहा जाता था। धनुर्धारी सैनिक को क्या कहा जाता था? बिल्लीगल कहा जाता था। धनुर्धारी सैनिकों को बिल्लीगल, 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 बिल्लीगल। धनुषधारी को बिल्लीगल। धनुष में दोनों साइड बने रहता है ना बिल्ली कान जैसे, तो बिल्लीगल, धनुषधारी, बिल्लीगल। और पैदल सैनिक को बड़े पैर, बड़े पैर पैदल सैनिक, बड़े पैर पैदल सैनिक। और धनुषधारी, धनुधारी सैनिक को बिल्लीगल कहा जाता था। अश्वरोही सैनिक को क्या कहा जाता था? कुदिरे, कुदिरे च्वेगर, कुदिरी च्वेगर, कुदिरे, कुदिरे च्वेगर, कुदिरी च्वेगर, यानी कि कुदर दिया, कुदरा, कुदरा, कुदरी वेचेगर, यानी कूद के चढ़ गया। कौन है? अश्वरोही, अश्वरोही कुद वेचकर, कुदरे च्वेगर, कुदरे च्वेगर, कुदरे च्वेगर, कुदरे च्वेगर। अश्वरोही सैनिक कुदरे च्वेगर, कुदरे च्वेगर, कुदरे च्वेगर। अश्वरोही, अश्वरोही कुदरे च्वेगर, अश्वरोही कुदरे कबड़क 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 कुदरे च्वेगर, कुदरे च्वेगर करता है। घोड़ा क्या चलता है? कूद कूद के दौड़ते हुए भागता है, तो कुदरे च्वेगर, अश्वरोही। गढ़ सेना क्या कहलाती है? गढ़ सेना कुंजीर मल्ल कहलाती है। मल्ल का मतलब क्या होता है? मल्ल मतलब हाथी, तो कुजरी मल्ल क्या कहलाती है? गज सेना, कुजरी मल, कुजरी मल गंज सेना। गंज गढ़ सेना क्या कहलाती है? तो कुंजरी मल गढ़ सेना कहलाती है। गढ़ सेना कुजरी मल, कुंजरी मल कहलाती है। इसमें किसका अभाव था? तो रथ सेना का अभाव था। शक्तिशाली नौसेना चोल सैन्य ढांचे में सम्मिलित थी। चोल स्थल सेना में हस्ती सेना की प्रधानता थी। चोल सेना में किस सेना की प्रधानता थी? तो चोल सेना में हस्ती सेना की प्रधानता थी। और किस सेना का अभाव था? तो रथ सेना का अभाव था। और चोल शासन में किस सेना की प्रधानता थी? तो हस्ती सेना की प्रधानता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चोल सेना में किस सेना की प्रधानता थी? तो हस्ती सेना की प्रधानता थी। चुआ जो कुआं चोलों के पास कितने हाथी होने का उल्लेख किया करता है? तो चुआ जो कुआं था चोलों के पास 60,000 हाथी होने का उल्लेख करता है। कितनी? 60,000 हाथी होने का उल्लेख करता है। विजय पाने पर हाथियों को सम्मान सूचक नाम दिए जाते थे। यानी विजय पाने पर किसको सम्मान सूचक नाम दिए जाते थे? तो हाथियों को सम्मान सूचक नाम दिए जाते थे। चोल अभिलेख में सेना के कितने रेजिमेंटों का उल्लेख मिलता है? तो चोल अभिलेख में सेना के 70 रेजिमेंटों का उल्लेख मिलता है। कितने रेजिमेंटों का उल्लेख मिलता है? तो 70 रेजिमेंटों का उल्लेख मिलता है। महाराष्ट्र में जो सेनापति हार जाते थे उन्हें औरतों की पोशाक पहनने के लिए दी जाती थी। यह बात किसने कही थी? तो यह बात हुएन सांग ने की कही थी। किसने कही थी? हुएन सांग ने। हुएन सांग ने क्या कहा था? हुएन सांग ने कहा था कि महाराष्ट्र में जो सेनापति हार जाते थे उन्हें स्त्रियों की पोशाक पहनने के लिए दी जाती थी। किसने कहा था? हुएन सांग ने कहा था। इसकी पुष्टि कहाँ से होती है? तो इसकी पुष्टि 11वीं सदी के चोल अभिलेखों से भी होती है कि महाराष्ट्र का कोई अगर सेना युद्ध में हार जाता है तो, या सेनापति हार जाता है तो उसको औरतों की पोशाक पहनने के लिए दी जाती थी। बेलम युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री पुरुष होते थे। यानी कि बेलम युद्ध में कौन होते थे? तो बेलम युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें दासों में सम्मिलित कर लिया जाता था। युद्ध में जो सैनिक अनुपम शौर्य का प्रदर्शन करता था उसे क्षत्रिय शिखामणि की तथा ब्राह्मण सेनापति को ब्रह्मधिराज की उपाधि धारण की जाती थी। यानी कि जो युद्ध में जो भी सैनिक एकदम महत्वपूर्ण अनुपम प्रदर्शन करता था तो उसको क्षत्रिय शिखामणि तथा ब्राह्मण सेनापति को क्या उपाधि दी जाती थी? तो ब्राह्मण धीराज की उपाधि दी जाती थी। सैनिक को क्षत्रिय शिखामणि की और तथा ब्राह्मण सेनापति को ब्रह्मधिराज की उपाधि धारण की जाती थी। नौसेना का निर्माण कार्य सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो नौसेना निर्माण कार्य का सर्वप्रथम प्रारंभ राजराज प्रथम ने किया था। बंगाल की खाड़ी क्या कहलाती है? तो बंगाल की खाड़ी चोलों की झील कहलाती थी। यानी चोलों की झील किसे कहा जाता था? तो बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। दक्षिण भारत में पांड्य, पल्लव एवं चोल शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली सेना किसके पास थी? तो चोल शासक के पास थी। राजा का व्यक्तिगत अंगरक्षक किसे कहा गया है? तो राजा का व्यक्तिगत अंगरक्षक वेलेक्कारर कहा जाता था। वेलेक्कारर कहा जाता था। वेलेक्कारर कार में। यानी कि राजा का व्यक्तिगत अंगरक्षक कौन था? वेलेक्कारर था। वेलेक्कारर। और एक भी अंगरक्षक था, कौन था? उत्तुंडंग था जो उड़ते हुए बचा देता था राजा को। यह प्राणों की बाजी लगाकर सदा राजा की रक्षा करने के लिए संकल्पकृत रहते थे। यानी चोल राजा के व्यक्तिगत रक्षक वेलेक्कार कहलाता था। वहीं चालुक्य राजा के अधीन जो व्यक्तिगत रक्षक क्या कहलाता था? सहवासी कहलाता था। होयसल शासकों के अधीन व्यक्तिगत रक्षक क्या कहलाता था? गरुड़ कहलाता था। तथा पांड्य राजाओं के अधीन जो व्यक्तिगत क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत अंगरक्षक क्या कहलाता था? आपात बिगल कहलाते थे। किसके समय आपात बिगल कहलाते थे? तो पांड्य राजाओं के अधीन जो व्यक्तिगत संरक्षक होते थे वो आपात बिगल कहलाते थे। होयसल शासकों के अधीन गरुड़ कहलाते थे और चालुक्य राजा के अधीन सहवासी कहलाते थे। तो पांड्या कब काम में आता है? तो पांड्या विपत्ति के काम में आता है। तो पांड्या के जो पास व्यक्तिगत अंगरक्षक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपत्ति बिगल कहलाता है। यानी कि पांड्या विपत्ति में काम आता है तो पांड्या आपत्ति बिगल।
होयसल होयसल गरुड़ होयसल 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 गरुड़ 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 करो। और चालुक्य राजा के अधीन कौन था? सहवासी था। चालुक्य सहवासी चालुक्य सहवासी चालुक्य चालुक्य सहवासी चालुक्य सहवासी सहवासी चालुक्य चालुक्य सहवासी सहवासी चालुक्य सहवासी चालुक्य। और चोल में विलेख करार चोल विलेख करार चोल विलेख करार चोल विलेख करार चोल। सिक्कों की बात करें तो चोल सिक्कों का ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? तो चोल सिक्कों का ढेर धवलेश्वरम से प्राप्त होता है। चोल के स्वर्ण सिक्के क्या कहलाते हैं? तो चोल के स्वर्ण सिक्के कलंजू या पौन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कलंजू या पौन कहलाते हैं। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कौन सा था? तो चोलों का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कांसू था। क्या था? कांसू था। चोलों का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का कांसू था। सिक्कों पर किसकी आकृति है? तो चोल शासकों के सिक्कों पर आकृति बाघ की है, मछली की और धनुष की आकृति का अंकन हुआ है। मुरलीधर की आकृति का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति का अंकन मिलता है। राजराज प्रथम के सिक्कों पर किसकी आकृति का अंकन है? तो मुरलीधर की आकृति का अंकन है। चोलकालीन कुछ ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो चोलकालीन कुछ ताम्र मुद्राएं तंजौर जिले के बनगिरी तथा नीट बसल से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो तंजौर जिले के बनगिरी तथा नीट बसल से प्राप्त हुई हैं। अभिलेखों में कौन कौन सी सिक्काओं का नाम मिलता है? तो अभिलेखों में पोन, कलजू, कांसू और करंगासू श्रीलंका की मुद्रा। करंगासू किसकी मुद्रा है? तो करंगासू श्रीलंका की मुद्रा है। तथा अक्कम नाम की मुद्राओं का उल्लेख मिलता है। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम था? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम था करंगासू करंगासू करंगासू। करंगासू किसकी मुद्रा का नाम है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है। कासू सुवर्ण तथा ताम्र मुद्रा थी। कासू कैसी मुद्रा थी? तो कासू सोने की तथा ताम्र मुद्रा दोनों की मुद्रा थी। कलंजू एवं कासू में अनुपात क्या है? तो कलंजू और कासू में 1:2 का अनुपात है। किसमें? कलंजू और कासू में। कलंजू और कासू में 1:2। कलंजू 1 कासू 2। कलंजू 1 है, कासू 2 है। कासू कितनी है? 2 है। कासू 2 है, कलंजू 1 है। एक कलंजू में कितने कासू होते हैं? तो एक कलंजू में 2 कासू होते हैं। एक कलंजू में कितने कास होते हैं? तो एक कलंजू में 2 कास होते हैं। चोलों की मानक स्वर्ण मुद्राएं मार तथा कासू यानी चोलों की मानक स्वर्ण मुद्राएं कौन सी थी? तो चोलों की मानक स्वर्ण मुद्राएं कौन सी थी? तो माडे और कासू थी। यानी कि चोलों की मानक स्वर्ण मुद्राएं माडे और कासू थी। चाओजू कुआं के अनुसार स्वर्ण मुद्रा कितने चांदी की मुद्रा के बराबर था? तो चाओजू कुआं के अनुसार एक स्वर्ण मुद्रा 12 चांदी की मुद्रा के बराबर था। यह किसने कहा था? तो चाओजू कुआं ने कहा कि एक स्वर्ण मुद्रा बराबर 12 चांदी की मुद्रा। ठीक। स्वर्ण तौल की इकाई क्या कहलाती थी? कि स्वर्ण जो सोना तौला जाता था, सोना तौलने की इकाई क्या कहलाती थी? तो सोना तौलने की इकाई बिडेल बिडगू कहलाती थी। क्या कहलाती थी? बिडेल बिडगू सोने तौलने की इकाई कहलाती थी। और भार की इकाई क्या कहलाती थी? तो भार की इकाई कलंजू थी। यानी कि सोने को तौल की इकाई, सोने के तौल की इकाई बिडेल बिडगू तथा भार की इकाई कलंजू थी। भूमि माप की इकाई क्या थी? तो भूमि माप की इकाई नीलम या वेलम, बेली या माँ थी। क्या थी? भूमि माप की इकाई नीलम या वेली या माँ थी। इसे कलम भी कहा जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भूमि मापने की इकाई कलम की कहलाती है। कील या लट्ठा एवं कली अन्य इकाइयाँ थी। क्या थी? कील व लट्ठा। कोल का मतलब लट्ठा हो गया, और एक कलिया अन्य इकाइयाँ थी। चोल काल की स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो चोलकालीन मंदिरों में किस भाषा में लेख लिखे गए थे? तो चोलकालीन मंदिरों में संस्कृत एवं तमिल भाषा में लेख लिखे गए थे। किसमें? संस्कृत एवं तमिल भाषा में लेख लिखे गए थे। और अभिलेखों पे 4 भाषाओं में अभिलेख लिखे गए थे। ठीक है, अभिलेख पे कितने भाषाओं में लिखे गए थे? तो 4 भाषाओं में लिखे गए थे। और मंदिरों में 2 भाषा में, कौन कौन सी? संस्कृत और तमिल भाषा में लिखी गई थी। इनको मंदिर को क्या माना जाता है? यानी कि चोलकालीन के तत्कालीन इतिहास स्रोत किसको माना जाता है? तो तत्कालीन इतिहास स्रोत चोलकालीन मंदिरों को माना जाता है। चोलकालीन मंदिरों को इतिहास की धरोहर भी कहा जाता है। मंदिरों में राजाओं की प्रशस्तियां हैं, इसलिए मंदिर राजत्व प्रचार का भी माध्यम थी। चोल कला में किस कला का चरमोत्कर्ष प्रतिनिधित्व करता है? तो चोल कला में द्रविड़ कला का। कौन सी कला का? द्रविड़ कला का चरमोत्कर्ष प्रतिनिधित्व करता है। चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की। यानी चोल कलाकार जो थे उन्होंने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। यह बात किसने कही है? तो यह बात फर्गुसन ने की गई है। फर्गुसन कौन था? तो फर्गुसन एक कलाविद था। इसने क्या कहा था? तो फर्गुसन ने चोल कला के बारे में कहा था कि चोल के जो कलाकार थे वे दैत्यों के समान कल्पना करते थे और जौहरियों के समान उसे पूरा करते थे। पल्लव कला और चोल कला किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो पल्लव कला और चोल कला दोनों द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। अध्ययन की दृष्टि से चोल स्थापत्य कला को कितने भागों में बांटा जाता है? तो अध्ययन की दृष्टि से स्थापत्य कला को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला चरण 3 भागों में बांटा जाता है। पहला चरण कब से कब माना जाता है? तो पहला चरण 1850 से 907 ईस्वी के बीच माना जाता है। यानी 57 साल का, 57 साल का पहला चरण माना जाता है।
चोल के प्रारंभिक स्मारक कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो चोल के प्रारंभिक स्मारक पुदुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। यानी चोल कला के प्रारंभिक स्मारक कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पुदुकोट्टई जिले से प्राप्त होते हैं। पुदुकोट्टई जिले में क्या बनाया गया था? तो विजयालय द्वारा नारतामलाई में बनवाया गया चोलेश्वर मंदिर प्रमुख है। यानी कि चोलेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो विजयालय के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पे? नारतामलाई में। नारतामलाई में कौन सा मंदिर बनवाया गया था? तो चोलेश्वर मंदिर बनवाया गया था। चोलेश्वर मंदिर किसने बनाया था? तो विजयालय ने बनाया था। दूसरा चरण कब माना जाता है? तो दूसरा चरण 907 ईस्वी से लेकर 1044 ईस्वी तक, यानी कि 37 साल तक। दूसरा चरण कितने साल तक? 37 साल तक। और पहला चरण कितना था? तो 57 साल तक था, यानी कि 20 साल कम हो जाता है दूसरे चरण में। दूसरे चरण में किसका नाम आता है? तो दूसरे चरण का संबंध होता है परांतक प्रथम से, राजराज प्रथम से और राजेंद्र प्रथम से। यानी दूसरे चरण में किसका टाइम पीरियड आता है? तो दूसरे चरण में परांतक प्रथम आता है, राजराज प्रथम आता है और राजेंद्र प्रथम आता है। ठीक, परांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दूसरे चरण में। कब? 907 से 1044 ईस्वी। द्वितीय चरण की शुरुआत किससे होती है? तो द्वितीय चरण की शुरुआत परांतक प्रथम के द्वारा बनाए गए से होती है। परांतक प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था जिसके द्वारा द्वितीय चरण की शुरुआत होती है? तो परांतक प्रथम ने कोरंगनाथ का मंदिर बनवाया था। परांतक प्रथम ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो कोरंगनाथ मंदिर बनवाया था। उसी के समय से दूसरे चरण की शुरुआत होती है। और यह कहाँ पे बनवाया था? तो श्रीनिवासन नल्लूर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? श्रीनिवासन नल्लूर में बनवाया था। श्रीनिवास नल्लूर कहाँ पे है? तो श्रीनिवास नल्लूर तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? इसमें यहाँ पे कौन सी मंदिर है? तो कोरंगनाथ मंदिर है। कहाँ पे? श्रीनिवासन नल्लूर में। चोल कला का चरमोत्कर्ष किसको माना जाता है? तो चोल कला का चरमोत्कर्ष तंजौर एवं गंगईकोंड चोलपुरम के निर्माण में परिलक्षित होता है। तंजौर और गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया था गंगईकोंड चोलपुरम और तंजौर का निर्माण। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बृहदेश्वर और राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो तंजौर में है। राजराजेश्वर तंजौर। बृहदराजेश्वर राजराजेश्वर कहाँ पे है? तंजौर में। और बनाया किसने था? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर की विशेषता क्या है? तो सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय मंदिरों के चारों तरफ चहारदीवारी बनाने का उदाहरण किस मंदिर में प्राप्त होता है? तो चोलकालीन किस मंदिर में सर्वप्रथम मंदिर के चारों तरफ चहारदीवारी बनाने का प्रमाण किस मंदिर में प्राप्त होता है? तो बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर में प्राप्त होता है। यह मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है और दक्षिण स्थापत्य के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है। बृहदेश्वर मंदिर कितने मंजिला का शिखर है? तो 13 मंजिला का शिखर है। और ये किस आकार का है? तो पिरामिड के आकार का है। इसका विमान क्या है? शिखर, जो 13 मंजिला शिखर है। पर्सी ब्राउन क्या मानते हैं? तो पर्सी ब्राउन इसके विमान को द्रविड़ शैली की सर्वोत्तम रचना तथा संपूर्ण मंदिर को समस्त भारतीय स्थापत्य की कसौटी मानते हैं। कौन? पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन मानते हैं। मंदिर के बहिर्भाग में एकाश्म नंदी की मूर्ति है, जो कि भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर देखने को मिलती है? तो भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति बृहदेश्वर के मंदिर में देखने को मिलती है। यह कहाँ पे है? तो यह मंदिर के बहिर्भाग में है, एकाश्म नंदी मूर्ति के रूप में बनाई गई है। चोलकालीन चित्रकला के अधिकांश चित्र कहाँ पे उत्कीर्ण किए गए हैं? तो चोलकालीन चित्रकला के अधिकांश चित्र बृहदेश्वर मंदिर के दीवार में उत्कीर्ण किए गए हैं। बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? तो बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। किस पत्थर का प्रयोग किया गया है? ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। भारत में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति आंध्र प्रदेश राज्य में लेपाक्षी में है। कहाँ पे है? लेपाक्षी में स्थित मोनोलिथिक बुल है। और भारत की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है? तो मैसूर की चामुंडी हिल्स पर है, जो 16 फीट ऊंची है और 24 फीट लंबी है। पहली कहाँ है? तो पहली आंध्र प्रदेश में है। दूसरी कहाँ है? तो दूसरी मैसूर में। और दूसरी कहाँ है? दूसरी चोल में है, जो बृहदेश्वर मंदिर के बाएं भाग में बनी है, बहिर्भाग में बनी है एकाश्म नंदी मूर्ति। और तीसरी कहाँ है? तो तीसरी मैसूर में है। बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? बृहदीश्वर का मंदिर कावेरी तट पर स्थित गंगईकोंड चोलपुरम में है। इसके निर्माता कौन है? तो राजेंद्र प्रथम है। बृहदीश्वर मंदिर का विमान कितने मंजिला का है? तो बृहदीश्वर मंदिर के निर्माण 8 मंजिला एवं पिरामिड के आधार का है। गंगईकोंड चोलपुरम का मंडप कितने प्रतिबद्ध स्तंभों के आधार पर बना है? तो 250 मंडप 250 प्रतिबद्ध स्तंभों के आधार पर बना है। यह किसके शैली में बनी है? तो यह विजयनगर शैली में निर्मित होने वाले सहस्त्र स्तंभ मंडपों का आरंभिक सूचक मान सकते हैं। यहाँ पे 2 मंदिर दिया हुआ है, एक बृहदेश्वर मंदिर है और एक बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो तंजौर वाले बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजेश्वर ने करवाया था या राजराज प्रथम ने करवाया था। और बृहदेश्वर मंदिर है जो कहाँ पे है? तो गंगईकोंड चोलपुरम में है। गंगईकोंड चोलपुरम वाले बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजेंद्र प्रथम ने करवाया, गंगईकोंड चोलपुरम। ठीक है, और तंजौर में जो मंदिर का निर्माण करवाया है वह किसने करवाया? तो राजराज प्रथम ने करवाया। इस चीज़ को ध्यान देना है।
यानी कि गंगाईकोंड चोलपुरम में जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसके मंदिर का विमान कितना है तो 8 मंजिला है। इसका भी आधार पिरामिड के आधार का है और गंगाईकोंड चोलपुरम में 250 पंक्तिबद्ध स्तंभों के आधार पर बना है। तृतीय या परवर्तीय चोल कब माना जाता है, यानी तृतीय का काल जो माना जाता है वो कब से, 1044 से 1279 ईस्वी तक। यानी 1044 से 1279 कितना टाइम पीरियड हो गया, तो 5 इधर हो जाएगा और इधर 3 नहीं, 135 साल तीसरा में था, 1044 से 1279। इस चरण में किसका क्रम आता है, तो इस चरण में राजराज द्वितीय एवं कुलोत्तुंग द्वितीय द्वारा क्रमशः एरातेश्वर का निर्माण किसने करवाया था, तो एरातेश्वर का निर्माण राजराज द्वितीय ने, और कंपहरेश्वर का निर्माण किसने करवाया था, तो कंपहरमेश्वर का निर्माण कुलोत्तुंग द्वितीय ने करवाया था। इसको अगर ट्रिक से समझना है तो हम समझ सकते हैं, जैसे एरातेश्वर मतलब एरा राज रा दिया है तो राजेश्वर हो जाएगा, कंपहरेश्वर है कंपहरेश्वर तो कलिंग तुंग हो जाएगा, यानी कुलोत्तुंग द्वितीय हो जाएगा कंपहरेश्वर, कौसे या कंपहरेश्वर कुलोत्तुंग द्वितीय। और एरातेश्वर तीसरे काल की जो मूर्ति है ये देखने को मिलती है। इसी चरण में अम्मन मंदिरों की शुरुआत हुई थी। अम्मन मंदिरों की निर्माण की शुरुआत किस काल में मानी जाती है, तो अम्मन मंदिरों के निर्माण की शुरुआत तीसरे काल में मानी जाती है, तृतीय चरण में मानी जाती है, या परवर्ती चोल काल में कहा जाता है। कब, 1044 से 1279 के बीच में। बात करेंगे मूर्ति कला के बारे में। मूर्ति दीर्घा किसे कहा है, तो मूर्ति दीर्घा किसे कहा गया है, तो मूर्ति दीर्घा कंपहरेश्वर या त्रिभुवनेश्वर मंदिर में मूर्ति कला की अधिकता के कारण इसे मूर्ति दीर्घा कहा गया है। मूर्ति दीर्घा किसे कहा जाता है, तो कंपहरेश्वर मंदिर या त्रिभुवनेश्वर मंदिर जो बना इसमें मूर्ति कला बहुत ज़्यादा मात्रा में मिली है, इसलिए नीलकंठ शास्त्री ने इसे मूर्ति दीर्घा कहा है। चोल कलाकारों ने किस धातु में कला के निर्माण का एक विशिष्ट विधा का प्रचलन किया था, तो कांस्य धातु के कला निर्माण में एक विशिष्ट विधा का प्रचलन चोल कलाकारों के द्वारा किया गया था। कांस्य कला के निर्माण की तकनीकी हमें सैंधव सभ्यता कला की याद दिलाती है, और कहाँ पे देखने को मिलता है, तो चोल काल में देखने को मिलता है। चोल काल में कौन किसकी मूर्ति मानवीय मूर्ति के रूप में देखने को मिलती है, तो चोल काल में मानवीय मूर्ति जो देखने को मिलती है वह राजराज प्रथम की रानी चोल महादेवी की मूर्ति मानवीय मूर्ति के रूप में देखने को मिलती है। और यह कहाँ पे विद्यमान है, तो यह कालहस्ती मंदिर में विद्यमान है। किस मंदिर में विद्यमान है, तो कालहस्ती मंदिर में विद्यमान है, और यह किसकी बनी है, तो कांसे की बनी है। तो चोल काल में किस राजा की या कौन सा ऐसा राजा है जिसके समय में या जिसके लिए या जिसके द्वारा कौन सी मूर्ति जो मिलती है वह मानवीय मूर्तियों का उल्लेख है, तो राजराज प्रथम के पत्नी की मूर्ति है जो चोल महादेवी थी उनकी, और किसमें बनी है, कांसे में बनी है। और कहाँ पे विद्यमान है, कालहस्ती मंदिर में विद्यमान है। कांस्य प्रतिमाओं में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति किसकी मानी जाती है, जो चोल कला की संस्कृति का निचोड़ कहा जा सकता है, तो कांस्य प्रतिमाओं में सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है नटराज शिव की मूर्ति, जो चोल कला की संस्कृति का निचोड़ कहा जाता है। शिव प्रथम प्रतिष्ठापक किसके माने जाते हैं, तो शिव को नाट्य एवं संगीत कला का प्रथम प्रतिष्ठापक माना जाता है। शिव को प्रथम प्रतिष्ठापक किसका माना जाता है, तो नाट्य कला एवं संगीत कला का माना जाता है। किस मंदिर की नटराज की मूर्ति न केवल सबसे बड़ी है अपितु सबसे सुंदर है, तो नागेश्वर मंदिर की नटराज मूर्ति न केवल सबसे बड़ी है बल्कि सबसे सुंदर है। कौन सी, नागेश्वर मंदिर की नटराज मूर्ति। नागेश्वर मंदिर की नटराज मूर्ति जो है वह तमिलनाडु के कुंभकोणम में स्थित है। इसमें खगोलीय प्रतीकों का अद्भुत संगम है, जैसे 12 राशियां हैं, 2 विशाल घोड़े हैं और 4 हाथी हैं। और यह कब मनाया जाता है, तो यहाँ वार्षिक ब्रह्मोत्सव होता है जो पंगुनी माह यानी मार्च अप्रैल में मनाया जाता है, और यह बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि चोलकालीन जो चित्रकला एवं मूर्तिकला है किस रूप में विकसित हुई है, तो चोल युगीन जो चित्रकला और मूर्तिकला है वह स्वतंत्र रूप में विकसित नहीं हुई है। वह किस रूप में विकसित हुई हैं, तो वह वास्तुकला के सहायक रूप में विकसित हुई हैं। यानी कि चोलकालीन जो चित्रकला एवं मूर्तिकला है वह स्वतंत्र रूप में विकसित न होकर वास्तुकला के सहायक रूप में विकसित हुई हैं। अब बात करेंगे दक्षिण के अन्य राजवंश, दक्षिण भारत के अन्य राजवंश के बारे में। तो यहाँ का एक अन्य राजवंश क्या नाम है, देवगिरी का यादव। देवगिरी के यादव का संस्थापक कौन था, तो भिल्लम था। देवगिरी के यादव का संस्थापक भिल्लम था। भिल्लम ने किस नगर की स्थापना की थी, तो भिल्लम ने देवगिरी नगर की स्थापना की। और अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो भिल्लम ने अपनी राजधानी देवगिरी को ही बनाया था। देवगिरी का नाम आगे चलकर क्या रखा गया था, तो इसी देवगिरी का नाम आगे चलकर दौलताबाद रखा गया था। रामचंद्र देव के दरबार में कौन संगीतकार रहते थे, तो रामचंद्र के दरबार में संगीत रत्नाकर के लेकर सारंग देव रहते थे। कौन रहते थे, रामचंद्र देव के दरबार में सारंग देव रहते थे। सारंग देव ने कौन सी रचना की थी, तो संगीत रत्नाकर की रचना की थी। और कौन से गायक रहते थे, तो गोपाल नायक रहते थे। यानी दक्षिण के प्रसिद्ध गायक गोपाल नायक किसके दरबार में रहते थे, तो देवगिरी के यादव के शासक रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रामदेव को कौन सी उपाधि दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने रामदेव को राय रायन की उपाधि दी थी। यानी कि रामदेव को राय रायन की उपाधि किसने दी थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने
राय रायन की किस पुत्री के साथ विवाह किया था? तो राय रायन की यानी रामदेव की झल्लपाली की पुत्री से विवाह किया था। झल्लपाली की पुत्री से विवाह किया था। झल्लपाली की पुत्री नहीं, रामदेव की पुत्री झल्लपाली से विवाह किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब बात करेंगे होयसल के बारे में। होयसल का वास्तविक संस्थापक कौन था? होयसल का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। यानी होयसल का वास्तविक संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। होयसल की राजधानी कहाँ थी? तो सोसेपुर द्वार समुद्र थी। कहाँ थी? सोसेपुर द्वार समुद्र थी। होयसल की विशेषता क्या है? तो होयसल राज्य चालुक्यों और चोलों के बीच एक अंतस्थ राज्य के रूप में स्थित था। यानी कि चालुक्यों और चोलों के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में कौन सा राज्य स्थित था? तो चालुक्यों और चोलों के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में कौन राज्य था? तो होयसल राज्य था। होयसल राज्य किन दो राज्यों के बीच में बफर स्टेट के रूप में था? तो चालुक्यों और चोलों के बीच में। द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? द्वार समुद्र का आधुनिक नाम होलबीड है, हलेबीड है। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो हलेबीड जो है वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल पहले किसके अधीन थे? तो होयसल पहले चालुक्यों के अधीन थे। लोक परंपरा के अनुसार होयसल वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? तो लोक परंपरा के अनुसार होयसल वंश का संस्थापक सल नामक व्यक्ति को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो सल नामक व्यक्ति को माना जाता है। उसी के नाम पे इसका नाम होयसल नाम रखा गया था। विष्णुवर्धन प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो विष्णु धर्म प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु किसके प्रभाव से वैष्णव हो गया? तो विष्णुवर्धन रामानुज के प्रभाव से वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया था। विष्णुधर्मन ने सबसे पहला विद्रोह किसके साथ किया था? तो विष्णुवर्धन ने सबसे पहला विद्रोह कल्याणी के चालुक्यों के साथ किया था। विष्णुवर्धन ने सबसे पहला विद्रोह कब किया था? तो कल्याणी के चालुक्यों के साथ किया था। होयसल होयसल चालुक्यों की अधीनता से पूर्णतया स्वतंत्र किसके काल में हुए थे? तो होयसल चालुक्यों की अधीनता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र वीर बल्लाल द्वितीय के काल में हो गए थे। वीर बल्लाल द्वितीय किस वंश का था? तो होयसल वंश का था। वीर बल्लाल द्वितीय के समय होयसल चालुक्यों की अधीनता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। होयसल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो होयसल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक वीर बल्लाल द्वितीय था। वीर बल्लाल की द्वितीय ने क्या उपाधि धारण की थी? तो वीर बल्लाल द्वितीय की उपाधि दक्षिणानाथ चक्रवर्ती थी। दक्षिणानाथ चक्रवर्ती उपाधि किसने धारण की थी? तो वीर बल्लाल द्वितीय ने की थी। होयसल कौन सा होयसल शासक था जिसने चोल शासक राजराज तृतीय को सुंदर पांड्य की अधीनता से मुक्त कराया था? तो नरसिंह द्वितीय था। नरसिंह द्वितीय जो होयसल शासक था जिसने राजराज तृतीय को सुंदर पांड्य की अधीनता से मुक्त करवाया था। इसी के उपलक्ष्य में नरसिंह द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह द्वितीय ने चोल राज प्रतिष्ठापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल चतुर्थ था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? वीर बल्लाल चतुर्थ था। होयसल साम्राज्य को विजित कर विजयनगर साम्राज्य में किसने मिला दिया? तो होयसल साम्राज्य को विजित कर विजयनगर साम्राज्य में हरिहर प्रथम के शासनकाल में उसके भाई बुक्का प्रथम ने, ठीक है, यानी कि होयसल साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य में किसने मिला लिया था? तो बुक्का प्रथम ने मिलाया था। बुक्का प्रथम किसका भाई था? तो हरिहर प्रथम का शासन था। उस समय हरिहर प्रथम का शासनकाल था। हरिहर प्रथम के शासनकाल में होयसल साम्राज्य को विजयनगर साम्राज्य में मिलाया गया था। और किसने मिलाया था? तो बुक्का प्रथम ने मिलाया था। होयसल राजाओं के स्थापत्य के उदाहरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो होयसल राजाओं के स्थापत्य के उदाहरण हलेबीड, बेलूर तथा श्रवण बेलगोला से प्राप्त होते हैं। अगला है सुखनासी। सुखनासी किसे कहा जाता है? तो होयसल स्थापत्य में भीतरी कक्ष के सामने की ड्योढ़ी सुखनासी कहलाती है। सुखनासी किस काल की है? तो होयसल स्थापत्य कला की विशेषता क्या कहलाती है? सुखनासी कहलाती है। सुखनासी कहाँ पे होती है? तो होयसल स्थापत्य में भीतरी कक्ष के सामने की ड्योढ़ी जो होती है वह सुखनासी कहलाती है। नवरंग किसे कहा जाता है? तो स्तंभों वाला हाल नवरंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभों वाला हाल नवरंग कहलाता है। स्तंभों वाला एक मुखमंडल, स्तंभों वाला खुला मंडप क्या कहलाता है? तो मुखमंडल कहलाता है। स्तंभों वाला एक खुला मंडप क्या कहलाता है? तो स्तंभों वाला एक खुला मंडल मुखमंडल कहलाता है। होयसल यानी हॉलीवुड में होयसल मंदिर तथा बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर होयसल कला के उदाहरण है। होयसल कला के उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं? तो बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर और हॉलीवुड में होयलेश्वर मंदिर। चेन्नाकेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो चेन्नाकेश्वर मंदिर का निर्माण 117 ईस्वी में 1017 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने करवाया था। किसने करवाया था? होयसल मंदिर का निर्माण 1017 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने करवाया था। सरस्वती देवी का नृत्य मुद्रा में बना मूर्ति चित्र सर्वाधिक सुंदर है। बात करेंगे काकटिकीय वंश के बारे में। काकटिकीय वंश का संस्थापक कौन था? तो काकटिकीय वंश का संस्थापक चोल द्वितीय एवं रुद्र प्रथम था। रुद्र प्रथम और चोल द्वितीय जो थे वो किस वंश के संस्थापक थे? तो काकटिय वंश के संस्थापक थे। काकटिय वंश की राजधानी कहाँ थी? वारंगल थी। काकटिय वंश की महिला शासिका का नाम क्या था? रुद्रदमा देवी था, रुद्रांबा देवी था। रुद्र प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो रुद्र प्रथम का उत्तराधिकारी गणपति हुआ था। गणपति के शासन काल में
गणपति के शासनकाल में आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा बना था? तो गणपति के शासनकाल में मोट्टुपल्ली आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध बंदरगाह बना था। मोट्टुपल्ली जो था वो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध बंदरगाह कब बना था? तो गणपति के शासनकाल में, काकटीय वंश के समय में बना था। गणपति का उत्तराधिकारी कौन हुई? तो गणपति का उत्तराधिकारी रुद्रदमा देवी हुई। रुद्रदमा की उल्लेख कौन करता है? तो रुद्रदमा का उल्लेख मार्को पोलो करता है। रुद्रदमा देवी का उल्लेख कौन करता है? मार्को पोलो करता है। रुद्रदमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम किस रूप में लिखवाया था? तो रुद्रदमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने को पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। रुद्रदमा देवी ने अपने पुरुष होने या स्त्री होने का जानकारी लोगों से कितने वर्षों तक छुपा कर रखी थी कि वह एक पुरुष नहीं महिला है? तो 13 वर्षों तक इस जानकारी को छुपा के रखी थी। कितने वर्षों तक? 13 वर्षों तक छुपा के रखी थी। रुद्रदमा देवी ने किसको गोद लिया था? तो रुद्रदमा देवी ने प्रताप रुद्रदेव को गोद लिया था। रुद्रदमा देवी ने किसे गोद लिया था? तो रुद्रदमा देवी ने प्रताप रुद्रदेव को गोद लिया था। प्रताप रुद्रदेव को किसने बंदी बना लिया था? तो प्रताप रुद्रदेव को उलूग खां ने बंदी बना लिया था। किसने बना लिया था बंदी? तो उलूग खां। उलूग खां के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां कहा जाता है। कब बंदी बनाया था? तो 1322 ईस्वी में उसे पराजित कर बंदी बना लिया था। प्रताप रुद्रदेव ने आत्महत्या कब कर लिया था? तो बंदीकरण के दौरान ही प्रताप रुद्रदेव ने आत्महत्या कर लिया। गियासुद्दीन तुगलक के काल में वारंगल दिल्ली सल्तनत का अंग बना। यानी कि वारंगल दिल्ली सल्तनत का अंग कब बनता है? तो वारंगल दिल्ली सल्तनत का अंत गयासुद्दीन तुगलक के काल में बनता है। यानी कि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी, तो वारंगल किसके काल में दिल्ली सल्तनत का अंग बनती है? तो गयासुद्दीन काल के अंत में। गयासुद्दीन ने वारंगल का क्या नाम रखा? तो गयासुद्दीन ने वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया था। यानी कि वारंगल का नाम सुल्तानपुर किसने रखा था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने वारंगल का नाम सुल्तानपुर रख दिया था। वारंगल के यानी हिंदू राज्य वारंगल के, यानी कि वारंगल का क्षेत्र क्या था? एक हिंदू राज्य था। तो हिंदू राज्य वारंगल के ध्वंसावशेषों पर किस राज्य की स्थापना होती है? तो वारंगल राज्य के ध्वंसावशेषों पर गोलकुंडा राज्य की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? गोलकुंडा राज्य की। कब होती है? तो 1512 ईस्वी में। 1512 ईस्वी में वारंगल के ध्वंसावशेषों पर गोलकुंडा राज्य की स्थापना होती है। नायंकर प्रणाली का उद्भव कब हुआ था? तो नायंकर प्रणाली का उद्भव हुआ था। सबसे पहले नायंकर प्रणाली का उद्भव कब हुआ था? तो काकतीय साम्राज्य में ही नायंकर प्रणाली का उद्भव हुआ था, जो कालांतर में विजयनगर प्रशासन की मुख्य विशेषता बनी। विजयनगर प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या बनी थी? तो नायंकर प्रणाली जो थी वह विजयनगर शासन की मुख्य विशेषता बनी थी। नायंकर प्रणाली का उद्भव सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो काकतीय साम्राज्य में ही नायंकर प्रणाली का उद्भव हुआ था। नायंकार व्यवस्था क्या कहलाती है? तो नायंकार व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य में सैन्य प्रमुखों, जिन्हें नायक कहा जाता था, सैन्य प्रमुख जो होते थे उन्हें नायक कहा जाता था, उनके लिए भूमि और शक्ति के वितरण की एक प्रणाली थी। यह व्यवस्था यूरोप में क्या कहलाती थी? तो सामंतवाद कहलाती थी। ठीक है, तो नायंकर प्रणाली की शुरुआत कहाँ पे होती है? तो नायंकर प्रणाली की सबसे पहले शुरुआत काकतीय वंश में या साम्राज्य में होती है, और इसको किसने अपनाया? तो विजयनगर ने अपनाया। तो यह था चोल काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है।